सिर्फ सपने ही नहीं, हिम्मत भी जगानी होगी और नई सुबह के लिए आवाज भी उठानी उठानी होगी। नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार में क्रांतिकारियों का योगदान। ये 72वीं बीपीएससी के लिए लाइव क्लास, फ्री डेमो क्लास है। और आप इसमें देख सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मॉडर्न बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री का। यहाँ से अक्सर सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो फ्रीडम स्ट्रगल का ही है। देखिए, बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में श्री सियाराम सिंह के नेतृत्व में प्रयागराज एक ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। ठीक है, तो सियाराम दल, यहां पे होगा सियाराम दल। सियाराम दल ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो आपसे एक सवाल पूछ लेगा कि बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किस दल के द्वारा किया गया? तो सियाराम दल के द्वारा किया गया। सियाराम दल, फिर से याद कर लेंगे, सियाराम दल के द्वारा किया गया। सियाराम दल। और इस दल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? सियाराम सिंह के नेतृत्व में। तो बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में जो सबसे उल्लेखनीय योगदान रहा वो सियाराम दल का रहा, और इसके संस्थापक थे श्री सियाराम सिंह। इस दल के कार्यक्रम की 4 मुख्य बातें क्या थी वो देख लीजिए। 4 मुख्य बातें थी: धन संग्रह, शस्त्र संग्रह, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जन संगठन। ये देख लीजिए, ये श्री सियाराम सिंह है और इन्होंने ही सियाराम दल का गठन किया था। सियाराम दल का गठन किया था, तो ये नाम याद ही हो जाना चाहिए। बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, बाबू ठाकुर दास प्रमुख थे। इन्होंने 1906 से 1907 के बीच रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। तो याद रखना है कि रामकृष्ण सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1906-07 में। रामकृष्ण सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1906-07 में। और रामकृष्ण सोसाइटी के जो संस्थापक सदस्य थे डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, बाबू ठाकुर दास। तो सवाल यदि आए कि रामकृष्ण सोसाइटी का गठन कब किया गया? 1906 से 7 के मध्य। ठीक है, और संस्थापक सदस्य भी देख लिए। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु धोखे से वकील पिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। अब क्या हुआ कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो हैं वो किसको मारने गए थे? D.H. किंग्सफोर्ड को मारने गए। ये हैं प्रफुल्ल चंद्र चाकी और ये हैं खुदीराम बोस। लेकिन गलती से वहां पर किसकी हत्या हो जाती है? पिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो जाती है। तो ये पिंगले कैनेडी कौन थे? वकील थे। पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी हो गई। 11 अगस्त 1908 जरूर से जरूर याद रखेंगे,
ये वह तिथि है जिस दिन खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी कब हुई? 11 अगस्त 1908 को। 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पटना में अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ? 1913 में। और किसने किया? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। एकदम ये आप ऐसे ही अंडरलाइन करके इसको पढ़ेंगे। इसके संचालन का भार बीएन कॉलेज के एक छात्र बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर था। ठीक है, बंकिम चंद्र मित्र। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसके संचालन की जिम्मेदारी किसको दी गई? बीएन कॉलेज के एक छात्र बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर। पटना में देखिए, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था और बिहार में इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ और सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा पटना में किया गया, जबकि इसके संचालन की जिम्मेदारी बीएन कॉलेज के एक छात्र बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर था। बाबू बंकिम चंद्र ने हिंदू व्यायाम एसोसिएशन नामक एक संस्था भी गठित किया। हिंदू व्यायाम, ये हिंदू व्यायाम नहीं, हिंदू बॉयज एसोसिएशन होगा। हिंदू बॉयज एसोसिएशन, हिंदू बॉयज एसोसिएशन। अब ये सवाल आपसे पूछेगा कि हिंदू बॉयज एसोसिएशन कौन स्थापित किया? बंकिम चंद्र। हिंदू बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो बंकिम चंद्र मित्र। ठीक है, बंकिम चंद्र मित्र। ढाका अनुशीलन समाज के बिहार के प्रमुख नेता थे, या ढाका अनुशीलन समिति के बिहार के प्रमुख नेता थे सचिंद्र नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, वासुदेव महादेव और बंकिम चंद्र मित्र और हिरणमय बनर्जी। तो देखिए, ढाका अनुशीलन समिति के बिहार के प्रमुख नेता सचिंद्र नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, हिरणमय बनर्जी, वासुदेव महादेव और बंकिम चंद्र मित्र थे। 1915 में बंकिम चंद्र मित्र को सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ बनारस षड्यंत्र कांड में गिरफ्तार कर लिया गया और इनको 3 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। याद रखना है, बंकिम चंद्र मित्र बीएन कॉलेज के छात्र जिनको बिहार अनुशीलन समिति की जिम्मेदारी दी गई थी, और बिहार अनुशीलन समिति का गठन 1913 में हुआ। 1915 में बंकिम चंद्र मित्र को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको 3 साल के लिए जेल हो गया। इसी प्रकार से भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग, फणिभूषण भट्टाचार्य, नलिनी बांगची आदि ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्रांतिकारी गतिविधियों को गति देने के क्रम में 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 पटना युवक संघ। और इस संघ में शामिल लोगों में गणेश नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, चुन्नू लाल प्रसाद आदि थे। तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ। गणेश नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय और चुन्नू लाल प्रसाद इसके सदस्य थे।
आगे देखिए, 1929 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुर अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में राय महेंद्र प्रताप के घर पाटलिपुत्र युवक संघ तथा 1918 में मोतिहारी में बिहारी युवक संघ की स्थापना की गई। तो आपको क्या क्या याद रखना है? पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1929 में। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1929 में। और बिहारी युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1918 में। तो पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ? राम वृक्ष बेनीपुर अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में। और कहां हुआ? तो पटना में हुआ। एकदम याद करते चलना है जिस तरह से प्रश्न पूछता है। जैसे प्रश्न पूछेगा पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1929 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो राम वृक्ष बेनीपुर अंबिका कांत सिंह, अंबिका कांत सिंह। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था? पटना में। किसके घर पर? राय महेंद्र प्रताप के घर पर। अच्छा, बिहारी युवक संघ की स्थापना कब हुई? 1918 में। कहां हुआ? मोतिहारी में। पटना से अंबिका कांत सिंह तथा जगदीश नारायण के सहयोग से युवक नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। युवक नामक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? पटना से। और इसके संपादक अंबिका कांत सिंह और जगदीश नारायण थे। बिहार की महिला क्रांतिकारियों में कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास का नाम महत्वपूर्ण है। तो कुसुम कुमारी देवी और गौरी दास ये बिहार की महिला क्रांतिकारी थी। 28 जून 1931 को पटना में भिखना पहाड़ी के पास पुलिस ने सूरजनाथ चौबे एवं दिल्ली षड्यंत्र केस के अभियुक्त हजारी लाल को गिरफ्तार कर लिया। तो सूरजनाथ चौबे की गिरफ्तारी कब हुई? 28 जून 1931 को। और हजारी लाल भी इस गिरफ्तारी में शामिल थे। और ये दोनों दिल्ली षड्यंत्र केस के अभियुक्त थे। ठीक है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस के अभियुक्त सूरजनाथ चौबे और हजारी लाल दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया 1931 में पटना में। जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ अन्य लोगों ने बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। अब ये तिथि याद रखना है। बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1931 में। और इसके संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा। 9 नवंबर 1932 को चंद्रमा सिंह ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फणेंद्र नाथ की हत्या कर दी। अब फणेंद्र नाथ पुलिस की मुखबिरी करते थे, लाहौर कांड की मुखबिरी की थी, यानी सूचना को लीक किया था। तो इस फणेंद्र नाथ की हत्या किसने कर दी? चंद्रमा सिंह ने। ऐसे ही याद रखना है, फणेंद्र नाथ की हत्या किसने कर दी? चंद्रमा सिंह ने। और कब? 9 नवंबर 1932 को। 9 नवंबर 1932 को। आगे देखिए, नंगी हड़ताल। बिहार में नंगी हड़ताल कब हुआ? 1930 में। और 4 मई 1930 को जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो स्वदेशी के प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई कि छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे बदन रहने का निश्चय किया। तो याद क्या कर लेना है, नंगी हड़ताल कब हुआ और कहां हुआ? तो नंगी हड़ताल 1930 में हुआ। नंगी हड़ताल क्यों हुआ? जब 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके विरोध में छपरा जेल में जो भारतीय कैदी बंद थे उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया
और स्वदेशी वस्त्र की मांग की, और जब उपलब्ध नहीं कराया गया तो वो नग्न रहने लगे। ठीक है, कई दिनों तक यह नंगी हड़ताल जारी रही, तब जाकर कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिए गए। तो यहां से दो चीज याद रखना है कि नंगी हड़ताल कब हुआ, तो 1930 में, और कहां हुआ, छपरा जेल में। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन ये कब चला, ये भी 1930 में। 1930 के सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल कहाँ था, पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी, और यह आंदोलन मई 1930 ईस्वी में आरंभ हुआ। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण, ये 3 जिले थे जहां पर कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया। मानने से इनकार या प्रतिरोध करने वालों का बहिष्कार किया गया। यानी जो लोग इसको मानने से इनकार करते थे कि नहीं, हम, जैसे प्रेरित किया जाता था कि आप चौकीदारी कर बंद कर दीजिए या टैक्स नहीं दीजिए, तो जो लोग मना करते थे उनका भी बहिष्कार किया जाता था। तो चौकीदारी करबंदी आंदोलन 1930, प्रभावित जिला मुंगेर, भागलपुर और सारण। बेगूसराय गोलीकांड कब हुआ, 1931 में। 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह से मनाने का निर्णय किया गया। इसके लिए श्री रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के परहास से एक बहुत बड़ा जुलूस रवाना हुआ। यह जुलूस जब पुराने पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा तो डीएसपी बशीर अहमद ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सॉरी, इस गोलीकांड में 6 व्यक्ति शहीद हो गए। इन शहीदों में भैरवार के चंद्रशेखर सिंह, वनहार के रामचंद्र सिंह, रतनपुर के छोटू सिंह और पहसारा के बनारसी सिंह शामिल थे। ठीक है, तो 2 अन्य शहीदों के नाम अज्ञात हैं। कहीं कहीं इधर ले लिया है। टेढ़ीनाथ मंदिर, टेढ़ीनाथ मंदिर के सामने यह गोलीकांड हुआ। तो चलिए, बेगूसराय गोलीकांड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। पहला सवाल पूछेगा कि बेगूसराय गोलीकांड कब हुआ, 1931 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और क्यों हुआ, तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1931 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी कांग्रेस के द्वारा, और बिहार में भी इसको बहुत उत्साह से पूरे जोश खरोश के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। और इसकी शुरुआत कहां से होती है, बेगूसराय से। ठीक है, 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस को पूरे जोश खरोश से मनाने का निर्णय किया गया, और श्री रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में एक जुलूस निकाला जाता है। लेकिन उस समय जो डीएसपी बशीर अहमद थे उस जुलूस पर गोली चलाते हैं, जिसमें 6 व्यक्ति शहीद हो जाता है, जिसमें चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र सिंह, छट्टू सिंह और बनारसी सिंह शामिल थे। 2 अन्य के नाम अज्ञात हैं, और टेढ़ीनाथ मंदिर के सामने यह गोलीकांड हुआ था। तो इसको याद रखेंगे कि बेगूसराय गोलीकांड क्यों हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। बरहिया ताल बकास्त आंदोलन, बकास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में
कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर के जिला अंतर्गत बरहिया ताल में आंदोलन चलाया गया। तो बरहिया ताल आंदोलन कब चला? 1935 में। याद करते चलेंगे किसके नेतृत्व में चला? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चला। किस जिले में चला? मुंगेर में। मुंगेर में कहा? बरहिया ताल में। और यह आंदोलन शोषित और पीड़ित किसानों द्वारा जमींदारों से बकास्त भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयत भूमि वापस लेने का सामूहिक प्रयास था। यानी जमींदारों के पास जो खेती वाली भूमि थी, ठीक है, रैयतों की, किसानों की, उस भूमि को वापस लेने के लिए बरहिया ताल या बकास्त आंदोलन चलाया गया था। बकास्त भूमि उसको कहते हैं जो लगान न देने के कारण जमींदारों ने किसानों की भूमि को हड़प लिया था, छीन लिया था। ऐसी भूमि को बकास्त भूमि कहते हैं। और इसी भूमि को पाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। तो बकास्त आंदोलन कब चला? 1935 में। कहा? मुंगेर में। नेतृत्व किया कार्यानंद शर्मा ने। ये 3 इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इसको याद कर। 1917 में बिहार के नील उगाने वाले कृषकों की समस्या को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया। सभी लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में 1918 ईस्वी के अंत तक लगभग 97% लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे। उद्योगों अथवा व्यवसाय में लोगों का नियोजन अत्यंत कम था। कृषि की पद्धति भी पुरानी व्यवस्था पर आधारित थी और भूराजस्व व्यवस्था अत्यंत शोषण मूलक थी। इस पूरे पैराग्राफ से आपको बस एक बात प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि 1918 ईस्वी तक बिहार के 97% लोग जो थे वो जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि पर ही आश्रित थे। तो ये एक पैरा खत्म। ब्रिटिश शासकों द्वारा खाद्यान्न उत्पादन के स्थान पर नील आदि व्यावसायिक फसलों को उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। अब देखिए 97% लोग कृषि पर आधारित हैं, और इन लोगों को खाद्यान्न फसल चाहिए था। लगान की दर बहुत ऊंची थी, बहुत शोषण हो रहा था। तो पहले से ही इतना मेहनत और परिश्रम करने के बाद बमुश्किल उनको अपने लिए भोजन उपलब्ध हो पाता था। लेकिन उसमें भी अब कृषि योग्य भूमि में भी अंग्रेज अपने फायदे के लिए व्यावसायिक फसल यानी नील के उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य करते थे। इससे होता था कि जो खाद्यान्न फसल था उसके उत्पादन पर असर पड़ा, उसमें कमी आई। नील की खेती कृषकों के लिए अत्यंत हानिकारक थी। आरंभ में नील की खेती बिहार के चावल उपजाने वाले क्षेत्रों में ही सीमित रही। बाद में नील की खेती बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी होने लगी। फलतः नील बागान मालिकों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो चंपारण सत्याग्रह इसी के विरुद्ध हुआ था। कतिपय कारणों से कृषि अर्थव्यवस्था अत्यंत हानिकारक हो गई और कृषक वर्ग निर्धन होता चला गया। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पर बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बन गए तथा उनकी भूमि आदि साहूकारों और जमींदारों के पास चली गई। इन्हीं परिस्थितियों ने ब्रिटिश शासन एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। कह रहा है कि कृषि की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, और जो किसान थे वो लगान की दर इतनी ऊंची थी, जब वो उसको चुका नहीं पाते थे तो साहूकार से कर्ज लेते थे, और फिर उस कर्ज को नहीं चुका पाते थे तो साहूकार उनकी जमीन ले लेता था। यदि वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो जमींदार उनका जमीन ले लेता था। और इस तरह से जो किसान थे वो अब मजदूर बन गए थे। ठीक है, मजदूर बन गए थे। तो इसको लेकर के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था, और इसी आक्रोश ने इस
विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार किया। गांधी जी के सत्याग्रह व अहिंसापूर्ण आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। तो चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित किया गया गांधी जी की वजह से। हालांकि इस अधिनियम से कृषकों को विशेष राहत नहीं मिली, परंतु कृषक एकता का प्रदर्शन अवश्य हुआ तथा कृषकों के समर्थक के रूप में गांधी जी को प्रसिद्धि मिली। भूमि संबंधी मौलिक मुद्दों को उठाने में स्वामी विद्यानंद का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में भूमि संबंधित मौलिक मुद्दों को उठाने में बिहार में स्वामी विद्यानंद का योगदान महत्वपूर्ण है। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों की अगुवाई करते हुए उन्होंने जमींदारी प्रथा की बुराइयों को उजागर किया था। तो ये स्वामी विद्यानंद जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन के कर नहीं दो के नारे के आलोक में बिहार के कुछ स्थानों पर जमींदारों को लगान नहीं दिया गया। तो देखिए, जमींदारों को लगान कब नहीं दिया गया? 1920 के जब नागपुर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उसमें यह फैसला किया गया कि टैक्स नहीं दिया जाएगा। और टैक्स कौन वसूलते थे? जमींदार वसूलते थे। तो इस वर्ष बिहार में भी कुछ जमींदारों को कुछ स्थानों पर लगान नहीं दी गई। उत्तर बिहार में अनेक देशी रियासतों तथा बागान मालिकों को लगान का भुगतान नहीं किया गया। सारण जिले की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर थी। ठीक है, तो उत्तर बिहार में जो देशी रियासत थे और जो बागान मालिक थे, उनको भी लगान का भुगतान नहीं किया गया। और इसमें सबसे ज्यादा स्थिति खराब कहाँ का था? सारण जिले का। मतलब सारण जिले में इस तरह का ज्यादा स्टेप्स लिया गया। शबने अवज्ञा आंदोलन में बिहार के किसानों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। 1930 के समस्त बिहार में चौकीदारी कर नहीं दो अभियान चला, जो काफी सफल रहा। 1930 के दशक की आर्थिक मंदी ने बिहार के किसानों को भी प्रभावित किया। उनकी स्थिति और गंभीर हो गई। गोपालगंज के भौरे और कटेया में स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। यहाँ के किसानों ने पुलिस थानों पर आक्रमण किया। देवरिया अनुमंडल किसान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद के नेतृत्व में इन स्थानों में आंदोलन हो रहा था। मई 1931 में जहानाबाद में हुए किसान सम्मेलन में जिले के जमींदारों द्वारा किसानों के दमन की निंदा की गई तथा किसानों की शिकायत की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई। उस समय शाहबाद में स्वामी भवानी दयाल सन्यासी बहुत सक्रिय थे। तो ये पूछ सकता है, स्वामी भवानी दयाल सन्याल कहाँ सक्रिय थे? शाहबाद में। ठीक है, और ये सब किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। मई 1931 में किसान सम्मेलन कहाँ हुआ? जहानाबाद में हुआ। बिहार में कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कृषक जांच समिति भी नियुक्त की, जिसके अन्य सदस्य अब्दुल बारी, बलदेव साहे और राजेंद्र मिश्र थे। तो बिहार में कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में कृषक जांच समिति का गठन किया था? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया था। तो आज के क्लास में इसको यहीं पे स्थगित करते हैं और अब इसका PYQ भी देखेंगे और MCQ भी लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग धीरे धीरे करके आपका बिहार स्पेशल में जो आधुनिक भारत का जो आधुनिक बिहार का सेगमेंट है, वो अब अपने अंतिम चरण में है। तो हम लोग इसका PYQ भी सॉल्व कर लेंगे और MCQ के जरिए आप भी कुछ टेस्ट दे लेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।